हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रेमिक्स में हम इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थोड़ा मिक्स मैथ्स आज जो हमने बनाने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं तो वही ड्रिल रहेगी कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो 2023 के लिए यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो स्लीपी क्लासेस द्वारा प्रेस सीरीज लॉन्च की गई है उस पर रिसेंटली कुछ हमने डिस्काउंट यहाँ पर रखा हुआ है। 30 नवंबर तक आपका ये वैलिड है। तो किस तरीके की टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, बहुत ही हॉलिस्टिक नेचर से, कि इसमें आपके फंडामेंटल टेस्ट भी हैं, एडवांस टेस्ट भी हैं और एफएलटीज भी इंक्लूड किए गए हैं। और हर एक टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशंस भी वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके पीवाईक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर्स सबकी कवरेज यहाँ पर रखी जा रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स में जाने से पहले कि टेस्ट तो जरूरी है लगाना, ताकि आपको आइडिया लग सके, एक फीडबैक मिलता रहे टाइम टू टाइम कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल किस तरीके से वहां पर चल रहा है। सभी डिटेल्स आपके सामने है। यदि किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरीज रहे तो डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब करते हैं आज की ड्रिल की शुरुआत। पहले देखेंगे पांचों के पांचों क्वेश्चंस, देखेंगे क्या क्या आपसे यहां पर पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन को पॉज कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, फिर हम उन क्वेश्चंस को वहां पर डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके का मिनी टेस्ट है आपके लिए यहां पर भी। तो पहला क्वेश्चन है क्राउडिंग आउट इफेक्ट से रिलेटेड, पहले भी काफी बार डिस्कस हो चुका है। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोच समझ के हर एक स्टेटमेंट को पढ़िए। टाइम पीरियड जो मेंशन किया गया है उसको ध्यान दीजिए, फिर बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में बात करें, बात हो रही है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में, जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में चल रही है। इन्फ्लेशन के चलते आरबीआई का एक टूल है जो कि यहां पर यूज किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिएगा इस तरीके की टर्म्स को। फोर्थ क्वेश्चन में बात करते हैं एसडीआर के बारे में, बात हो रही है आईएमएफ का जो ये टूल है, यूनिट जो यहां पर यूज किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। दोबारा से बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। फिर वही बात करें फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, वही चीज आपको फॉलो करनी है। पांचों के पांचों क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक कोई क्वेश्चन स्किप कर चुके तो दोबारा जाइए, देखिए किस प्रकार से आपने उस क्वेश्चन को मिस कर दिया, क्या उसमें आप आंसर मार्क कर सकते हैं। थोड़ा गेस वर्क करने की जो प्रैक्टिस है उसको अभी से शुरू कीजिए। फिर जो आगे आने वाली हमारी प्रैक्टिस रहेगी उसकी हम यहाँ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पांचों के पांचों क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप में से सभी ने ही बिल्कुल अच्छे तरीके से इन 5 क्वेश्चंस का यहां पर अटेम्प्ट किया होगा। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब आप पूरा टेस्ट यहां पर देख लें, ये पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, सॉल्यूशंस देख लें, तो डेफिनेटली अपना स्कोर जो रहेगा कमेंट बॉक्स में तो मेंशन करना ही है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, काफी बार डिस्कस भी हो चुका है। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट यहां पर कहता है। 3 स्टेटमेंट दी गई थी। पहली स्टेटमेंट कह रही थी इट रेफर्स टू हाउ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसके लिए वो पैसे वहां पर उधार ले रहे हैं, टेंड्स टू रिड्यूस प्राइवेट स्पेंडिंग। सेकंड में कह रहे हैं और आपका हमेशा ये एडवर्सली अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। थर्ड में कह रहे हैं कि जनरली आपकी इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी यहां पर बढ़ जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट जब आपको यहां पर दी गई हैं, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यदि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को यहां पर हाथ लगा पाएंगे। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट यहां पर क्या कहता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई ऐसी जगह हो जहां पर आपका कोई मान लीजिए आप मार्केट में कहीं घूम रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ट्रक वहां पर आ जाए, सभी लोग दूर दूर हो जाएंगे, मार्केट की रोड बिल्कुल खाली कर देंगे। तो वैसे ही आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी है, बट इसमें क्या है कि मार्केट में सरकार आ गई है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में सरकार एंटर कर चुकी है, तो सभी लोग यहां पर साइड हो जाएंगे, देख लेंगे सरकार आ गई है, अब सरकार यहां पर काम करेगी। सरकार क्या करेगी वहां पर, उस पर्टिकुलर सेक्टर में एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करेगी, जिसके लिए पैसा बहुत ज्यादा उधार पे लेगी। तो डेफिनेटली जब सरकार इस तरीके से अपना इंपैक्ट डालने के लिए या उस तरीके से उस पर्टिकुलर सेक्टर को थोड़ा और अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किसी एक सेक्टर में एंटर करती है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स की टेंडेंसी रहती है कि जी नहीं, अब हमें यहां पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बट सरकार ने यहां पर खर्चा कर दिया। तो डेफिनेटली उसके आधार पर पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बट ये हमेशा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को यहां पर इफेक्ट नहीं करती। उसको भी थोड़ा बहुत हम अभी समझेंगे जब हम एक्सप्लेनेशन यहां पर देखेंगे। बट डेफिनेटली जब सरकार यहां पर बैंक से बहुत ज्यादा उधार ले रही है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट वहां पर हो रहा है, तो बैंक के पास भी अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ
पैसे ही है ना जितना वो आगे फर्दर लोन में दे सकते हैं। अब सरकार ही यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द अगर वहां पर पैसा ले ले, बैंक से उधार ले ले, तो कहीं ना कहीं फर्दर जब बैंक्स को वहां पर लोन देने हैं तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा देंगे। सप्लाई डिमांड का ही खेल है। अब बैंक एंड से सप्लाई उस तरीके की नहीं हो पाएगी, डिमांड चाहे भले ही हो, तो डेफिनेटली जब डिमांड उतनी है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो आपके प्राइसेस तो बढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स भी वहां बढ़ जाएंगे। तो पहली दो स्टेटमेंट्स, सॉरी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर आपकी करेक्ट है, उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। किस तरीके से, अभी हम इसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बेसिक सा फिनोमिना है जो कि यहां पर आपको समझाया गया है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट यहां पर इंक्रीज हो जाती है किसी भी सेक्टर में ऑफ द मार्केट इकोनॉमी सब्सटेंशियली, जो कि इफेक्ट करती है बाकी मार्केट को। ठीक है जी, चाहे वो सप्लाई साइड पे हो, डिमांड साइड पे हो मार्केट के। ठीक है जी, तो जनरली इसमें हम क्या देखते हैं कि जी हाँ, सरकार एक बार एंटर करगी तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पर्टिकुलरली उस सेक्टर से थोड़ा दूर हो जाते हैं कि जी हाँ, ये हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बट सिंस सरकार ने यहाँ पर काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है, तो जी हाँ, अब हमारे लिए इतना ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचा है। तो काफी इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं क्राउडिंग आउट को टू रेफर गवर्नमेंट्स प्रोवाइडिंग अ सर्विस और गुड दैट वुड अदरवाइज बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीजें जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। फिर वहीं अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हमेशा ये आपका एडवर्स इफेक्ट नहीं रहता इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि जनरली कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स रहते हैं जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, बट सरकार की अगर इंक्रीज स्पेंडिंग वहां पर हो रही है तो हो सकता है कि उस दौरान डेफिनेटली उस सेक्टर को पुश मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम वहां पर विटनेस करें। पेंडेमिक का एग्जांपल ले सकते हैं कि हो सकता है कुछ काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर उस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स नहीं उतर पा रहे थे, बट सरकार ने ओवर स्पेंडिंग वहां पर की, अलग अलग तरीके के जो आपके सेफ्टी कुशंस प्रोवाइड किए वल्नरेबल सेक्शंस को, तो उसका ऑब्जेक्टिव यहां पर यही था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पर बिल्कुल कम हो गई थी, सरकार की स्पेंडिंग यहां पर बढ़ गई थी, बट ओवरऑल हमने यहां पर ग्रोथ को ही टारगेट किया था। तो इसका जरूरी इफेक्ट नहीं रहेगा क्राउडिंग आउट का कि हर बार ये आपकी ग्रोथ को यहां पर कम कर देगा, ये आपकी ग्रोथ के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर क्रिएट करेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीज है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर बीओपी के बारे में बात हुई है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड हमारे द्वारा नंबर ऑफ कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी, बट यहां जो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ी थोड़ी बारीकी वाली स्टेटमेंट्स यहां पर आपसे पूछ ली गई हैं, तो उसी को थोड़ा बहुत यहां पर देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स थी, पहले में बात हो रही है इंपोर्ट कवर के बारे में कि इट हैज बीन डिक्लाइनिंग लीनियरली ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ हाई टैरिफ्स ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सिंस 2019-20। ठीक है जी, 2020 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में यहां पर बात हो रही है। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपके लोन्स और बोरोइंग्स हैं वो आपके एलिमेंट माने जाते हैं कैपिटल अकाउंट के। तो दो स्टेटमेंट्स दी गई थी। अब यदि आप इकोनॉमिक सर्वे साल दर साल रेफर करते हैं, पिछले इकोनॉमिक सर्वे को उठा के देख लीजिए, जो आपका 2021-22 का वहां पर आया था, उसी को उठा के देख लीजिए, आपको काफी क्लैरिटी यहां पर आ जाएगी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। 19-20 ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसके बाद से जो हमारा इंपोर्ट कवर था वो आपका बढ़ता ही गया था। ठीक है जी, कम नहीं हुआ था, डिक्लाइन नहीं हुआ था यहां पर। अभी हम देखेंगे किस तरीके से ग्राफ के आधार पर। वहीं अगर हम बात करें लोन्स और बोरोइंग्स के बारे में, तो ये बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, ये आपके एलिमेंट माने जाते हैं कैपिटल अकाउंट के। तो उसी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का जितना भी लेन देन हो रहा है बाकी देशों के साथ, तो एक जो बही खाता वहां जो तैयार हो रहा है, पूरी ट्रांजेक्शन जहां पर रिकॉर्ड हो रही है, तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें दो तरीके के अकाउंट रहते हैं। एक रहता है आपका करंट अकाउंट, जिसके बारे में यहां पर कहा गया है, एक रहता है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली जो भी करंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आपका ट्रेड का लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां पर हो रहा है, कोई भी इनकम आपकी बाहर से आ रही है, इनविजिबल्स का ट्रेड हो रहा है, अर्थात सर्विसेज का जो ट्रेड हो रहा है, वो सारा आपका करंट अकाउंट में आएगा। वहीं अगर हम कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें, तो बेसिकली इसमें आपके एसेट्स की ट्रांजेक्शन होती है, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है और एसेट्स की यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन वहां पर हो रही है, रिजर्व अकाउंट जो रहेगा, ये सभी चीजें हमारी कैपिटल अकाउंट में हम इसे रखते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है आपका, ये आपका कैटेगराइज यहां पर किया जाता है। आई होप आपने ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है आपको बिल्कुल सही पता हो। फिर वही बात करें इंपोर्ट कवर के बारे में, तो इंपोर्ट कवर जो रहता है, जनरली हम इस चीज को कैसे मेजर करते हैं। इंपोर्ट कवर का मतलब यहां पे क्या हुआ, आप नाम से इसको अगर हम थोड़ा तोड़ने की कोशिश करें कि इंपोर्ट को कवर प्रोवाइड करना है, कि डेफिनेटली यदि कोई भी देश इंपोर्ट कर रहा है तो उसको उसके लिए पेमेंट्स भी करनी है।
तो उसकी पेमेंट्स के लिए कितना उनके पास उस प्रकार का फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं कि जी हाँ, इतने महीने का हमारे पास कवर अवेलेबल है, इतने महीनों की हम इंपोर्ट की पेमेंट्स कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि जी हाँ, ये हमारा इंपोर्ट कवर है। तो 19-20 के बाद से आपका ये बढ़ता हुआ ही रहा है, ठीक है जी, डिक्रीज नहीं हुआ है, बीच में बढ़ा भी है, फिर थोड़ा बहुत आगे जाते हुए डिक्रीज हुआ है, जब फर्दर यहां पर आपका ट्रेड वगैरह होना शुरू हो गया था, ठीक है जी। तो ये चीजें जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब ये चीज यहां पर बढ़ी क्यों थी, ये कब बढ़ सकती है, उस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हमारे जो फॉरेस्ट रिजर्व्स की कॉम्बिनेशन थी वो भी यहां पर काफी ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो कि यहां पर आपको मेंशन भी किया गया है कि हमारे पिछले इको सर्वे में ये चीज बहुत हाईलाइट करके भी रखी गई थी कि इंडिया के पास इतने ज्यादा यहां पर फॉरेस्ट रिजर्व अकोमुलेट हो गए। बट सिंस उसके बाद से जिस प्रकार के हमने ग्लोबल सिचुएशंस देखी हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर देखा है, इन्फ्लेशन यहां पर जो हम देख रहे हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो हम यहां पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, आपकी जो इंडियन रुपी है वो यहां पर डिप्रिशिएट कर रहा है, उसको थोड़ा स्मूथ आउट करने के लिए हमारे जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उनका वहां पर यूज किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट रिजर्व्स भी हमारे यहां पर कम होते जा रहे हैं। तो ये कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इस तरीके से इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि इंपोर्ट कवर क्या रहता है और किस तरीके से बीओपी की आपकी कैटेगराइजेशन वहां पर की जाती है। फिर वहीं बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, सिंपल सा क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार डिस्कस किया जाता है, और पिछले कुछ महीनों से तो ये आपका हर हफ्ते कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में आ ही रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है इनमें से बताइए कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। पहले में क्या कह रहे हैं कि अगर बैंकिंग सिस्टम यहां पर नेट लेंडर है आरबीआई को, तो हम कहते हैं कि द सिस्टम लिक्विडिटी इज सेड टू बी इन सरप्लस। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो बेसिकली यूज की जाती है ताकि बैंक्स को एड प्रोवाइड की जा सके इन रिजॉल्विंग एनी टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेजेस। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी ये फैसिलिटी है एक्सटेंड की गई आरबीआई द्वारा टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरबीज। तो तीन स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, फोर्थ आपको कहा गया था नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, और यहां हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो किस तरीके से क्या है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो एक तरीके का एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल यहां पर तैयार किया गया। कब हुआ ये, जब 1998 के बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हन कमेटी वहां पर बनाई गई थी, उन्हीं की रिकमेंडेशंस के आधार पर यह कहा गया कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी की यहां पर जरूरत है जो कि यहां काम कर सके, लिक्विडिटी को मैनेज कर सके हमारे पूरे सिस्टम में। तो जब भी बैंक्स को जरूरत पड़ेगी, लिक्विडिटी डेफिसिट वहां पर आ चुका है, तो वहां पर आरबीआई द्वारा इस तरीके का लिक्विडिटी वहां पर इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। और यदि अगर हमें लग रहा है कि सरप्लस लिक्विडिटी वहां पर क्रिएट होगी, तो इसी फैसिलिटी के माध्यम से उस सरप्लस लिक्विडिटी को भी बाहर निकाला जाएगा। तो एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर टूल है ये हेल्प भी करता है कि किस प्रकार से हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है इकोनॉमी में, क्योंकि सरप्लस लिक्विडिटी अगर हमारी चली जाती है तो डेफिनेटली उस प्रकार के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी वहां पर क्रिएट होते हैं जो कि हम नहीं चाहते। हमारा टारगेट है यहां पर 4 ± 2% इतनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखना, आरबीआई का टारगेट यहां पर ही रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी टूल के आधार पर ही वो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर पाते हैं, लिक्विडिटी को बाहर निकालने में या फिर इंजेक्ट करने में, ठीक है जी। तो इसमें आपके रिवर्स रेपो जो आपके इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस वहां पर किए जाते हैं, रेपो ट्रांजैक्शंस वहां पर किए जाते हैं, तो वो सभी चीजें आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ही वहां पर आती हैं। तो आई होप आपको ये चीज पता हो। उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, एक स्टेटमेंट में आपको लिखा गया था कि लिक्विडिटी जो रहेगी बैंकिंग सिस्टम में सरप्लस मोड पे रहेगी। तो बेसिकली पिछले महीने ही हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जहां पर हमने बात की थी फ्यू मिनट सीरीज में कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट मोड में चली गई है। तो उसी से रिलेटेड अब आपको स्टेटमेंट यहां पर दे दी गई थी कि आपको कितना वो चीज याद है। तो क्या कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम यदि नेट बोरोअर है, आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है, आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, कई बार बैंक्स आरबीआई को भी पैसा देते हैं। आरबीआई जब बैंक्स को पैसा देता है तो वो आपके रेपो रेट के आधार पर देता है, बैंक्स जब आरबीआई को पैसा देते हैं तो वो आपके रिवर्स रेपो रेट के आधार पर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है ये पूरे ऑपरेशन यहां पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि किसी भी दिन
यदि बैंकिंग सिस्टम नेट बोरोवर है, कि मतलब बैंक्स ने यहां पर उधार लिया हुआ है आरबीआई से अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो हम कहते हैं जो सिस्टम लिक्विडिटी है दैट इज सेड टू बी इन डेफिसिट, की अभी डेफिसिट मोड में जा चुकी है। बट वहीं यदि बैंकिंग सिस्टम नेट लेंडर बन जाता है यहां पर, तो उसे हम कहते हैं कि जी हां, जो हमारा सिस्टम है वो अभी सरप्लस मोड में है। ठीक है जी, तो उसी के चलते पहले क्या था, आरआरबीज आपके इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से वंचित थे, बाद में ये सर्विसेज उन तक भी यहां पर एक्सटेंड कर दी जा चुकी थी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। वहीं बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एसडीआर के बारे में बात हो रही है, दी गई है 3 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात कर रहे हैं एसडीआर इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज, जिसमें आपके डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, युआन यहां पर आते हैं, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। सेकंड में कह रहे हैं वेटेज ऑफ द पाउंड एसडीआर बास्केट में येन से ज्यादा है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये अब आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के यहां पर अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, आपको ये फैक्ट पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड में जो कह रहे हैं कि एसडीआर बास्केट आपकी रिव्यू की जाती है पीरियोडिकली, ताकि इंश्योर किया जा सके दैट द बास्केट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव वैल्यू ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर्स। तो बेसिकली जो एसडीआर बास्केट है, इसका जो रिव्यू किया जा रहा है, टाइम टू टाइम इसको रिव्यू किया जाता है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम ये बता सके कि किस करेंसी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर कितनी वहां पर चल रही है, जी नहीं। इसको इसलिए बार बार रिव्यू किया जाता है ताकि हम ये पता लगा सके कि ग्लोबल ट्रेड में किस किस करेंसी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा वहां पर स्टैंड करती है। उसी हिसाब से एसडीआर की कैलकुलेशन भी वहां पर की जाएगी इसी बास्केट के आधार पर। तो यहां पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, उसी के आधार पर ए ऑप्शन यहां हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या बात यहां पर रखी गई है। तो जैसे कि आपको यहां पर रखी गई थी बात सेकंड स्टेटमेंट में कि पाउंड की वेटेज एसडीआर बास्केट में येन से ज्यादा है, तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली पाउंड की जो वेटेज है एसडीआर बास्केट में, पहली बात वो आपकी येन से कम है। आई होप ये चीज तो आपकी क्लियर होगी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्यों इनकरेक्ट है। फिर वहीं एसडीआर के बारे में बात करें, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, आईएमएफ द्वारा क्रिएट किया गया 1969 में, ताकि अपनी मेंबर कंट्रीज को सप्लीमेंट कर सके उनके जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो एसडीआर क्या है, आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं करेंसीज के लिए। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये काम कर सकता है, बट ये ना ही करेंसी मानी जाती है, ना ही ये कोई क्लेम है आईएमएफ के ऊपर। आपस में इनका कोई क्लेम यहां पर नहीं रहेगा आईएमएफ के ऊपर। आप ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे पास इतने एसडीआर है, ये लो जी आईएमएफ के पास आप चल जाएं, ये लो मेरे एसडीआर रख लो, मेरे को पैसा दे दो, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, आपस में कंट्रीज भले ही इस चीज को एक्सचेंज कर सकती हैं। तो रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए थे यहां पर, जो आईएमएफ ने रेस कर दी थी युआन की वेटिंग टू 12.28% फ्रॉम 10.92, और जो वेटिंग थी यूएस डॉलर की वो भी यहां पर बढ़ गई थी, क्योंकि उस प्रकार से ग्लोबल ट्रेड में इनकी प्रेजेंस भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट्स में इनका यूज भी और ज्यादा उस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो एसडीआर जो बास्केट है आपकी रिव्यू की जाती है हर 5 साल में, या उससे पहले भी जरूरत पड़े तो तब भी आपकी किसी तरीके से कोरम बिठा के वहां पर हो सकता है, ताकि इंश्योर किया जा सके जो बास्केट है वो रिफ्लेक्ट करे द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसीज इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव रहता है इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करने का, और ये बेसिक चीज यहां पर इससे दर्शाई जाती है। तो ये रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं वो आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं। आई होप आपने इस करंट अफेयर के बारे में पढ़ा हो, पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा गया था। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल आईजीआरडी के बारे में बात की जा रही है, जो कि पहले भी एक बार डिस्कस हो चुका है। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं इट इज अ गैप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड ऑन पब्लिक डेट एंड द एवरेज ग्रोथ रेट फॉर द इकोनॉमी। सेकंड में कह रहे हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है ताकि असेस कर सकें डेट सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से इकोनॉमी में। तो पहली बात, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, और उसी के आधार पर हमारी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल किस तरीके से फर्क है, आप खुद ही सोचिए। यदि जितने आपके देश में ग्रोथ हो रही हो, या अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, जितने इंडिया में ग्रोथ हो रही हो उसका रेट कम है, बट जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उसका रेट बहुत ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव में आएगी। और जो कि हमारे लिए ऐसा सस्टेनेबल भी नहीं है कि हम उधार यहां पर जो उधार की भरपाई कर रहे हैं वो ज्यादा यहां पर कर रहे हैं, बट ग्रोथ उस तरीके की नहीं हो पा रही। सरकार यहां पर उधार ले रही है, पब्लिक डेट यहां पर बढ़ता जा रहा है ताकि उस तरीके से ग्रोथ हो सके, बट जो हमारा ग्रोथ का रेट है वो इंटरेस्ट रेट से अभी भी नीचे रह रहा है। तो वो जो डेट यहां पर लिया जाएगा, जो डेट पहले का अकोमुलेट हो चुका होगा, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा एक किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस रहती है ताकि हम डेट सस्टेनेबिलिटी को यहां पर असेस कर सके,
किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो वहीं के आधार पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट थी और वही चीज आपको यहाँ पर भी समझाएगी है, और काफी हद तक ये की इंडिकेटर भी मान जाता है किसी भी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है जी, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन द गवर्नमेंट डेट एंड द इकोनॉमीज नॉमिनल ग्रोथ रेट। तो उस चीज से हम असेस कर पाते हैं कि क्या जो हम उधार बाहर से ले रहे हैं क्या हमारे लिए फिजिबल है, या जो हम उधार ले रहे हैं उससे हम उतनी ग्रोथ कर पा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि जो हम इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं वहां पर वही बहुत ज्यादा बढ़ता रहा है, ग्रोथ रेट वहां पर हो ही नहीं रही। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन वहां पर आ रहा है तो डेट जो हमारा ये पर्टिकुलर वैल्यू है, जो डिफरेंशियल है, ये पॉजिटिव है और हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। इंडिया के केस में बात करें तो जी हाँ, ग्रोथ रेट ज्यादा चल रही है rather than जो हमारे द्वारा इंटरेस्ट रेट वहां पर पे किया जा रहा है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये जो वैल्यू पर्टिकुलरली इंडिया केस में नेगेटिव भी मानी जा सकती है। लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें चीज काफी हद तक यहाँ पर हाईलाइट की गई थी। तो आई होप पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हो, पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपने करेक्टली यहाँ पर मार्क किए हो। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए इस इनिशिएटिव के माध्यम से, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। डेली के 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज किए जाते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन का जो एक फीडबैक है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से 5 क्वेश्चंस की, और साथ साथ एक कॉन्वर्सेशन भी हमारे बीच में बनी रहे। बट कॉन्वर्सेशन के लिए आपको थोड़ा कमेंट बॉक्स का वहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, जाते जाते छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन, जो 2023 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, 2 तरीके के कोर्सेज यहाँ पर और लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपका मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। मेंटरशिप 2 तरीके की है, एक आपकी एकेडमिक मेंटरशिप है, एक आपकी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है, जिसके तहत स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप के तहत आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के थ्रू, ताकि आपकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हो सके। वहीं एकेडमिक मेंटरशिप आपका उस तरीके से शेड्यूल मैनेजमेंट करना, आपके एकेडमिक डाउट रेजोल्यूशन करना, उन सभी चीजों पर यहाँ पर काम करते हैं। तो सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं, इस कोड का आप यूज कर सकते हैं डिस्काउंट लेने के लिए, और इसी तरीके से अपनी जो 2023 की प्रिपरेशन है उस पर डटे रहिए। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान दीजिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी अभी आपके पास समय है, थोड़ा भी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। सभी चीजों पर बिल्कुल कंसिस्टेंटली फोकस रखिए, ऑप्शनल को तैयार रखिए। एक बार आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स में जाने से पहले ऑप्शनल एक बार तैयार होना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें अगर आपकी टाइम टू टाइम बनी रहेंगी तो काफी फ्रूटफुल आपका ये 2023 का अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।